सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनर्स का वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि आप लोगों की तैयारी में आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। हमारे डाउट सेशन जो हैं बहुत शानदार चल रहे हैं। उन डाउट सेशंस में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो आपके डाउट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर मैं आप लोगों को रोजाना बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूं और आप लोग उनको सॉल्व करते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जिन पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है। वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं। तो मुझे लगा कि उस प्रकार के क्वेश्चंस का एक सेशन होना चाहिए ताकि उस पर विस्तृत चर्चा की जा सके, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, ताकि आप लोगों की थोड़ी और हेल्प हो सके, आप अंग्रेजी विषय को थोड़ा और नजदीकी से जान सकें, थोड़े और अच्छे ढंग से समझ सकें। तो ये उसी प्रकार का एक सेशन है। ये एक नई सीरीज शुरू करने का प्रयास है। आप बताना कि आपको इस सीरीज कैसी लगी। यदि आपको ठीक लगेगी, आपको पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश डेली क्विज, इस सेशन में हम जो आप लोगों को टेलीग्राम पर क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत कॉन्सेप्ट वाले होंगे, उनको हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। ये रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए उपयोगी है। आज का जो सेशन होगा उस सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ और भी जो काम की चीजें होंगी सब पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल टेलीग्राम चैनल पे दिया था, आप लोग सब लोगों ने आंसर भी किया, लेकिन मुझे लगा कि इस पे थोड़ी और चर्चा करते हैं, तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। डैश 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 ऑफ द टू बुक्स कवर्स माय सिलेबस। सबसे पहली बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये लगती है कि इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप सब लोग लिखने की कोशिश करें भाई कि इस शब्द को किस प्रकार से उच्चारित किया जाना चाहिए। हम इसको सिलेबस बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है सिलेबस। सी ले ए बे ए और से, ये सिलेबस है इसका। ठीक है, यदि आपको इसकी जानकारी थी पहले से तो ये आपका रिवीजन हो गया, और यदि नहीं जानकारी थी तो आप मान के चलिएगा कि आज की क्लास में आपको एक बड़ा फायदा अभी तक हो चुका है। इस शब्द को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले। उसके बाद अपन देखते हैं ऑफ द टू बुक्स कवर्स माय सिलेबस। एक एक को समझते हैं और फिर कौन सा इसमें आएगा और क्यों आएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है ऑल। तो हम ऑल को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऑल का क्या रोल है, ऑल आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ऑल जो वर्ड है वो सामान्य रूप से या तो डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ऑल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बना के देखने की कोशिश करेंगे। या तो डिटरमिनस के रूप में, ऑल का प्रयोग या तो डिटरमिनर के रूप में किया जाता है और या फिर इसका प्रोनाउन के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑल को डिटरमिनर के रूप में कैसे लिखें और प्रोनाउन के रूप में कैसे लिखें। आप अपने एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए। जैसे ऑल स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आप भी खुद भी लिखेगा। ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। इस सेंटेंस में आप लोगों को जो वर्ड दिखाई दे रहा है ऑल, ये डिटरमिनर है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, और ये इस नाउन के लिए आया हुआ शब्द जो है वो क्या है, ऑल जो है वो क्या है, यहां डिटरमिनर है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं।
क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन ठीक ढंग से समझना है, तो फिर सारी बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा, एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आप लोगों को। ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है? ऊपर जो लिखा है ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। एक और देखिएगा आप लोग, द ऑल स्टूडेंट्स, द ऑल स्टूडेंट्स, द ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हमारे पास हैं, और अब आपके पास नीचे एक क्वेश्चन बन गया है कि इनमें से कौन से सही सेंटेंस है। क्वेश्चन बन जाएगा क्या? ओनली वन, यानी केवल पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन। 1 एंड 2, पहला और दूसरा सही है, और पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। कौन कौन से इसमें सही हैं आपको ये बताना है। देखो कौन कौन से सही है इसमें। ऊपर वाला सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, और ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड ये भी सही है, यानी ऑल के बाद आप द लगा देंगे तब भी ठीक है, और यदि आपने नहीं लगाया तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। आंसर है आपका, जो क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकली सही है, सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, द ऑल स्टूडेंट्स नहीं लिखा जा सकता। ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। क्यों नहीं है ये पता कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने आपको डिटरमिनर्स पढ़ाए थे तो हमने 3 प्रकार के डिटरमिनर्स पढ़े थे। याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तीनों के नाम कि सर आपने ये 3 प्रकार पढ़ाए थे हमें। एक हमने पढ़ा था प्री डिटरमिनर्स, दूसरा पढ़ा था हमने रेगुलर डिटरमिनर्स, और तीसरा पढ़ा था हमने पोस्ट डिटरमिनर। याद आ रहे होंगे आपको, जिन्होंने पढ़े उनको जरूर याद आ रहे हैं। ऑल जो है ये क्या है? प्री डिटरमिनर है, या तो इसको डिटरमिनर के रूप में यूज कीजिएगा, और यदि आपको इसके साथ दूसरा डिटरमिनर यूज करना है रेगुलर, तो फिर आपको उससे पहले यूज करना पड़ेगा आर्टिकल द जो है वो रेगुलर डिटरमिनर है। अब यहां हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि रेगुलर कौन कौन से होते हैं, प्री कौन से होते हैं, पोस्ट कौन से होते हैं, वो आप उस क्लास को देख लेना। यहां इतना समझ लो कि यदि आपको ऑल और द साथ यूज करने हो तो ऑल के बाद आप क्या लिखेंगे? द लिखेंगे, द के बाद ओनली लिखेंगे, क्योंकि द जो है वो रेगुलर डिटरमिनर है, उसका प्रयोग इस नाउन के साथ यहां होना चाहिए। क्लियर है भाई? द के साथ साथ पजेसिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, ये भी रेगुलर डिटरमिनर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात भाई? तो ये तो डिटरमिनर की बात थी। ठीक है, यहां कई बार ऑल द जो है, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि प्री डिटरमिनर। तो यहां ऑल जो है ये क्या है? प्री, यहां डिटरमिनर, यहां क्या है? प्री डिटरमिनर। यहां तक समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे देखते हैं। क्या ऑल को प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? ऐसे, all the students आर वर्किंग हार्ड, ये डिटरमिनर है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आगे वही बात है, आर वर्किंग वेरी हार्ड, उसको अपन नहीं लिख रहे हैं। इसमें ऑल क्या है? डिटरमिनर, और यहां ये आपको ऑफ लगा दिया, इससे पहले ये जो ऑल है ये आपका प्रोनाउन है। मीनिंग में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इसी प्रकार कई बार सम ऑफ द लिखा होता है तो वहां सम क्या है? प्रोनाउन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा होता है तो मेनी क्या है? प्रोनाउन। तो यहां ऑल क्या है? प्रोनाउन, और यहां ऑल क्या है? डिटरमिनर। ऑल के बाद, ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहां हमने क्या लिख दिया? आर लिख दिया। यहां भी हमने क्या लिख दिया? आर लिख दिया। लेकिन ऑल के साथ क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ऑल द वाटर इज डर्टी, ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी। ठीक है, ऑल ऑफ द फर्नीचर इज न्यू, पूरा का पूरा फर्नीचर क्या है? न्यू है। तो वो भी आप समझ जाएंगे।
यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यदि यहां अपन ऑल लिखते हैं, मानो ऑल ऑफ दैट टू, तो एक तो ऑल के साथ टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑल नहीं आएगा, पहली बात। फिर बुक्स है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑल के बाद में ये कवर्स नहीं आएगा, क्योंकि ऑल के बाद में यदि काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहां आपको क्या लिखना चाहिए, प्लूरल लिखना चाहिए, कवर लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखना चाहिए था, कवर्स नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए भी ऑल नहीं आएगा। हालांकि जो क्वेश्चन आप लोगों को भेजा गया था उसमें मिसप्रिंट थी और कवर ही लिखा हुआ था, लेकिन वास्तव में एग्जाम में जो पूछा गया उसमें क्या लिखा हुआ है, कवर्स लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात नहीं? ऑल नहीं आएगा यहां, क्यों नहीं आएगा वो हमने समझ लिया। ऑल से एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखो, अब दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, नो है। आप सारी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आज मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, और वे दोनों क्वेश्चन आज की क्लास में जो आप लोगों को बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, उन पे आधारित होंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नो। नो जो वर्ड है ये किस रूप में यूज होता है, लिखो भैया आप। नो को मुख्य रूप से, नो को मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है, डिटरमिनर के रूप में इसका प्रयोग होता है, मुख्य रूप से डिटरमिनर, मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है डिटरमिनर के रूप में। लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी हो या नहीं भी हो, नो को एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। नो को किसके रूप में प्रयोग करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग। ठीक है, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप नो को डिटरमिनर के रूप में भी लिख के देखें और एडवर्ब के रूप में भी लिख के देखें। आप लिख के देखा करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि खुद पेन नहीं चलाते हैं, और जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको लग रहा हो कि वास्तव में यार क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने लिखा नहीं है, आपने खुद के सेंटेंस नहीं बनाए हैं। आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या रफ कॉपी में लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। नो को डिटरमिनर के रूप में जैसे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। शी हैज नो मैनर्स, के पास तो मैनर्स ही नहीं है, शी हैज नो मैनर्स। देखिएगा, आइडिया जो वर्ड है ये नाउन है, और नाउन के साथ जो वर्ड आ गया वो क्या कर रहा है, एक डिटरमिनर के रूप में यूज किया जा रहा है। तो नो यहां क्या है, डिटरमिनर। मैनर्स क्या है, नाउन है, और इस नाउन के साथ क्या आ गया, नो आ गया, इसका मतलब नो क्या है, डिटरमिनर। समझ में आ गई बात नहीं, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई डोंट फील मच बेटर टुडे। ठीक है, he is no better than his brother। आपको समझाने के लिए हमने ये 2 वर्ड लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। आई डोंट फील बेटर टुडे, बेटर जो वर्ड यहां है ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, और मच जो यहां है ये इस बेटर के लिए आया है, इसलिए मच क्या है यहां, एडवर्ब है। मच एडवर्ब है, इतना पता था आप लोगों को, नहीं पता तो देख लो। बिल्कुल उसी तरीके से मच के स्थान पे क्या लिखा जा सकता था, नो लिखा जा सकता था, आई फील नो बेटर टुडे। मच के स्थान पे मैंने मच को कई बार पहले भी बताया कि मच क्या है, यहां एडवर्ब है, और मच के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, आई डोंट फील नो, सॉरी आई डोंट फील, आई फील, डोंट तो नहीं लिखेंगे, आई फील यदि नो लगाना है तो फिर इसको क्या कर देंगे, फील कर देंगे। आई फील नो बेटर टुडे। अगर मच लगाना है तो क्या लिख देंगे, डोंट लिख देंगे, आई डोंट फील मच बेटर टुडे। यदि आप लोगों को नो यहां लगाना है तो यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आई फील नो बेटर टुडे।
तो ये बेटर जो है एडजेक्टिव, इसके साथ नो आया तो एडजेक्टिव के साथ जो आएगा क्या होगा, एडवर्ब होगा। इस बात को आपको समझना है कि क्या है, एडवर्ब। नीचे वाला देखिएगा, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। तो बेटर क्या है यहां, एडजेक्टिव, और यहां हमने क्या लिख दिया, ही इज नो बेटर देन हिज ब्रदर, और बेटर आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द लिख दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एडवर्ब हो गई। ये क्या हो गई आपकी, उसमें आ गई बात, ठीक, क्लियर है भाई। अब देखिएगा, नो ऑफ द टू बुक्स, इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि नो को हम इस सेंस से प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं। नो ऑफ द टू ऐसे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे नो के स्थान पे, नन ऑफ द लिखेंगे, नाइदर ऑफ द लिखेंगे। इसकी जो प्रोनाउन फॉर्म होती है, ध्यान दीजिएगा, ये नो जो है ये एडजेक्टिव कहला जा सकता है, डिटरमिनर कहा जा सकता है, लेकिन क्या नहीं कहा जा सकता, प्रोनाउन नहीं होता है। इसकी जो प्रोनाउन फॉर्म होती है वो क्या होती है, नाइदर होती है या फिर नन होता है। आप लिखें नाइदर ऑफ लिखें या फिर क्या लिखें, नन लिखें, इसलिए यहां क्या नहीं आएगा बेटा, नो भी नहीं आएगा, ऑल भी नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, नो भी नहीं आएगा। दो चीजें तो क्लियर हो गई। देखो हमने क्वेश्चन एक लिया है, कई कई बच्चे को लगेगा कि साहब आपने 20 मिनट पढ़ाया, 15 मिनट पढ़ाया, आधा घंटे पढ़ाया, और क्वेश्चन तो एक ही करवाया। अरे एक क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं बेटा, बहुत सारी चीजें समझने की हैं जो आप लोगों को काम आने वाली, पता नहीं कितने क्वेश्चन इसमें हम करवाने वाले हैं। अब देखिएगा तीसरे बिंदु पे चलते हैं, इसका तीसरा लेके चलते हैं अपन, कि भाई नाइदर आएगा या नन आएगा। आंसर तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसका नाइदर आंसर सही है। इसका सही आंसर जो क्या है, नाइदर सही है। नाइदर क्यों आएगा वो देखिएगा। अब नाइदर क्यों आएगा उसको समझते हैं, नाइदर को अच्छे से, और फिर अपन इसमें करेंगे, नाइदर को समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन कैसे बनेगा। नाइदर जो है, जिसको आप लोग नीदर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, नीदर भी कह सकते हैं। नाइदर को या तो किसके रूप में यूज किया जाता है, डिटरमिनर के रूप में, और या किसके रूप में यूज किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में। और नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई भी नहीं, नहीं तो ये नहीं है। नाइदर का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे नाइदर, नाइदर स्टूडेंट इज, नाइदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, नाइदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। कितने स्टूडेंट अभी इसमें, नाइदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, और दो में से कोई भी क्या नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। जब नाइदर को डिटरमिनर के रूप में काम में लेते हैं, तब उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या लिखेंगे, नाइदर स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, लेकिन नाइदर ऑफ लिखेंगे, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, neither of the students dash 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 working hard, neither of the students is, अब देखो इसमें is आएगा कि आर आएगा वो भी देख लेते हैं, और इसको और भी समझ लेते हैं। नाइदर ऑफ के बाद में यहां आपको जो नाउन लिखना है वो प्लूरल लिखना पड़ेगा, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर को जब आप ऐसे यूज करेंगे तब क्या लिखेंगे, सिंगुलर नाउन। नाइदर को जब ऐसे यूज करेंगे, यहां नाइदर डिटरमिनर है और यहां नाइदर क्या है, प्रोनाउन है। थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि ऑफ से पहले है तो प्रोनाउन है, ठीक है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स का इसका नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, और नहीं लिखें तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि नाइदर की बात की है, इसका मतलब कितने हैं, दो की बात की है, ठीक है। नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, नीदर भी लिख सकते हैं, नीदर भी बोलते हैं। वॉज और वर प्रेजेंट देयर का मतलब क्या हुआ,
उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा में से कोई वहां उपस्थित नहीं था, क्योंकि पेरेंट दो ही होते, मम्मी और पापा दो हो गए, तो यहां प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द पेरेंट्स वॉज, क्लियर है, क्या आएगा यहां, वॉज आएगा, वॉज प्रेजेंट देयर, यानी नाइदर का संबंध कितने से होता है, दो से होता है। दो से ज्यादा के लिए नाइदर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं, और यही दोनों में अंतर है। अब यहां किसका प्रयोग करें भाई, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, यहां लिखें अब अपन, क्या लिखें, नाइदर लिखेंगे यहां, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, और यहां क्या आया देखो, सिंगुलर आया है, कवर्स माई सिलेबस। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, और यहां कवर को पूछ लेता, एक तो पूछता कवर लिखें या फिर क्या लिखें, कवर्स लिखें, तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए थी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या भाई आपको नाइदर समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं किस पे, नन पे। नन का मामला क्या है, नन क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि उसने कितने का जिक्र किया है, दो का जिक्र किया है, इसलिए क्या नहीं आएगा, नन नहीं आएगा। लेकिन नन से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे, हम तो उसकी चर्चा कर लेंगे कि भाई नन से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। नन जो है वो भी सेम ही बात है, या तो डिटरमिनर होता है और प्रोनाउन भी होता है, तो डिटरमिनर के रूप में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जैसे सॉरी प्रोनाउन के रूप में, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट हियर। अब देखिएगा इसका मामला यह है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स कितने की बात कर रहा है, वो स्टूडेंट ज्यादा की बात कर रहा है भाई, वो दो से मामला क्या है, ज्यादा है, और उनमें से कोई उपस्थित नहीं है। नन ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो सामान्यतः सिंगुलर आती है, हालांकि आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्लूरल आती है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, हालांकि प्लूरल भी की जा सकती है। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया नन के मामले में, तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होने वाला ही है, क्योंकि उसमें इज भी सही होती है और क्या सही होता है, आर भी सही होता है। लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश पूछी जानी चाहिए, और ब्रिटिश फॉर्मल इंग्लिश में ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहां क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है अभी क्लियर हो गई भी, आगे देखिएगा। वी हैव 3 सन्स, हमारे पास कितने हैं, 3 बेटे हैं। वी हैव 3 सन्स, हमारे पास 3 बेटे हैं, बट नन ऑफ देम, या फिर नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, दोनों में से एक लिखना, लिख लो आप, लिव्स नियर बाई, लिव्स नियर बाय। वी हैव 3 सन्स, हमारे पास 3 बेटे हैं, लेकिन नाइदर ऑफ देम लिव्स नियर बाई, उनमें से कोई भी नजदीक नहीं रहता है। ठीक है, क्या नहीं लिखेंगे, नाइदर नहीं लिखेंगे, किस वजह से नहीं लिखेंगे, 3 सन्स की वजह से क्या नहीं लिखेंगे, नाइदर नहीं लिखेंगे। क्या ये बात आपके समझ में आ गई भी, लिव्स का मैंने आपको बताया दिया, लिव्स भी ठीक है, और लिव लिखोगे तब भी ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात भैया। तो ये नाइदर का, नन कई बार अकेला ऐसा आता है, नन हैव हेल्प्ड मी, मेरी किसी ने सहायता नहीं की, नन हैव हेल्प्ड मी। ऐसी स्थिति में जो प्रीफरेंस दी जाती है वो प्लूरल की दी जाती है, ऐसे लिखते हैं तब नन को, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे लिख रहे हैं नन ऑफ देम, तो किसको, सिंगुलर को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, नन हैव हेल्प्ड मी, मेरी किसी ने सहायता नहीं की। क्या ये बातें आपकी समझ में आ गई भी, चलो आ गई, तो आपको ये आंसर भी मिल गया होगा इसका, इसमें क्या आना है। एक बात और भी, एक वर्ड मैंने लिखा है उधर नियर बाई, दिख रहा है आप लोगों को, नियर बाई वर्ड जो है वो यहां, चलो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, एक तो यहां लिखा हुआ नियर बाई, बताना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और जिस तरीके से दे लीव नियर बाई, एक तो ये है, दूसरा है दे लीव इन ए नियर बाई हाउस,
दे लिव इन अ नियर बाई हाउस। दोनों सेंटेंस तो ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्या है, आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे नियर बाई यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और नियर बाई यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। ये सब के सब बच्चे कमेंट करेंगे। और ये एक क्वेश्चन था जिसको हमें समझना था, और हमने इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से सारी चीजें करने की कोशिश की। अब इस पर आधारित दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपके कितना समझ आया अब चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो, Which of the following sentences contains no adds adverb? इनमें से कौन से सेंटेंस में नो जो है वो एडवर्ब के रूप में? एक, दो, तीन, चार, और उसके बाद लिखा हुआ है ओनली तीन, यानी ओनली थ्री तीन में, टू एंड थ्री दो और तीन में, तीन और चार में, और ओनली चार। ये आपको बताने हैं, बताओ भाई, आंसर करेंगे सबके सब बच्चे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लो आप। Which of the following sentences contains no adds adverb? इनमें से कौन से सेंटेंस हैं जिनमें no जो है वो एडवर्ब के रूप में है? सुन गया? पहला सेंटेंस देखो, I have no meeting this morning. I have no meeting. इसमें no है, इसमें no है। मीटिंग क्या है यहां? नाउन है। मीटिंग क्या है बेटा? नाउन है, और नाउन से पहले नो आया है, इसका मतलब नो क्या है? नो यहां डिटरमिनर है। इस सेंटेंस में तो नो क्या है? आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ओनली थ्री एंड फोर, ये वो सब इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो भाई। नो स्टूडेंट इज टू लीव द क्लास। किसी भी बच्चे को क्लास नहीं छोड़नी है। स्टूडेंट जो लिखा हुआ है ये नाउन है, और नो जो लिखा हुआ है ये इसमें डिटरमिनर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लूं भी, यदि आप लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हैं आंसर्स करने में, और आपको लगता है कि हमसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए खूब सारे, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। नो स्टूडेंट इज टू लीव द क्लास। क्या लिखना है? इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। बनेगी या नहीं बनेगी ये बताना है। बनेगी तो कैसे बनेगी वो आंसर करना। चलो तीसरा देखो, सी इज फीलिंग नाउ बेटर टुडे। ये अभी मैंने बताया था कि फील बेटर, मैंने बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, और नो क्या है? इसका मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसमें जो है वो क्या है? एडवर्ब में क्या है? एडवर्ब। ठीक है अभी, यू आर नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ अस। आप हम बाकी से अच्छे नहीं हो। ठीक है, तो यू आर बेटर, बेटर क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, और नो क्या है इसमें? एडवर्ब है। तीन और चार में, तीन और चार में क्या है? एडवर्ब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीन और चार। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि वाह यार, आज मैंने निश्चित रूप से कुछ नया सीखा है, कुछ नई चीजें जानने की कोशिश की है, क्वेश्चंस को एक अलग ढंग से देखने का नजरिया मैंने विकसित किया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लिखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये देखिएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्ट। उस सेंटेंस को ढूंढिएगा जो सही नहीं है, जो सेंटेंस सही नहीं है। इसमें भी हमने ऐसे ही बनाए हैं, एक दो तीन चार में ऐसे ही। पहला सेंटेंस देखिएगा, इसमें पहला सेंटेंस क्या है? आप लोग आंसर करो भाई एक बार पहले। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? पहला सेंटेंस है ये, यहां से पहला सेंटेंस शुरू है, नन ऑफ दीज टू आंसर्स इज करेक्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ भाई, ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नन के स्थान पे क्या आना चाहिए था? नाइदर आना चाहिए था। नन के स्थान पे क्या आना चाहिए था? नाइदर आना चाहिए था। आना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? नाइदर ऑफ दीज टू आंसर्स इज करेक्ट। इज तो ठीक है, लेकिन क्या आना चाहिए था? नाइदर ऑफ दीज टू। टू की वजह से मैं क्या लिखना चाहिए था? नाइदर लिखना चाहिए था। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम लिव्स नियर बाय। मेरे बहुत दोस्त हैं लेकिन उनमें से कोई पास नहीं रहता।
नन ठीक है, नन ऑफ देम भी ठीक है, लिव्स भी ठीक है और नियर बाई भी ठीक है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिएगा, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स लिव इन जयपुर। नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स लिव इन जयपुर, इस सेंटेंस को बताओ भाई सही है कि गलत है। 3 वाला सेंटेंस सही है या गलत है, इसका आंसर कर दीजिएगा फटाफट। नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स लिव नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, लिव्स आना चाहिए। नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स लिव्स इन जयपुर आएगा, ये होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, सभी हॉर्सेस एनिमल होते हैं, बट नॉट ऑल एनिमल्स आर हॉर्सेस, लेकिन सारे के सारे एनिमल्स क्या नहीं होते, हॉर्सेस नहीं होते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल के बाद में हॉर्सेस आ गया, कोई समस्या नहीं है, ऑल के बाद एनिमल्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो कौन से सेंटेंस सही नहीं थे भाई, पहला ठीक नहीं है और तीसरा ठीक नहीं है, पहला और तीसरा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को चीजें क्लियर करनी चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखिएगा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग की, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कहां से करें, तो उसके लिए अब देखिएगा आप लोग अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कहां से करें। ये वीनस वर्ल्ड की बुक्स है, तो बहुत ही अद्भुत बुक्स हैं और अपने प्रकार की बड़ी शानदार बुक्स हैं। ये है वीनस ग्रामर, इसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, वीनस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं। ये बुक सब बच्चों के पास होनी चाहिए, चाहे वो रीट प्री की तैयारी कर रहा हो, रीट मेन की तैयारी कर रहा हो, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, ये बुक उसके पास होनी चाहिए। ये बुक है लिटरेचर के लिए, सेकेंड ग्रेड का कंप्लीट लिटरेचर कवर करती है। में आपके इंडियन राइटर्स हैं, मूवमेंट्स हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, एजेज हैं, सब हैं इसमें। और 1750 हैं, 1700 1750 क्वेश्चन इसमें हैं और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। के बाद ये वीनस पेडागोजी है, ये बुक रीट मेंस, रीट प्री और सेकंड ग्रेड के लिए है। इसमें मेथड्स हैं, थियरी है कंप्लीट, 700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। इतने से ज्यादा प्रैक्टिस कहां से आएगी बताओ। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं, तो और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक्स हैं। ये वीनस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन है पुराने एग्जाम में आए हुए, उनकी एक्सप्लेनेशन है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बुक है और ये मैकबेथ और एज यू लाइक इट की बुक है। यदि आप लोगों को आज की क्लास ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें इस प्रकार के सेशंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।